आइए जानते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। अगर आप उन बच्चों में से हैं जो जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बैठते हैं तो उनका बैलेंस ये कभी मैच नहीं करता, तो इस वीडियो के बाद आपका वो बैलेंस सपने में भी मैच करेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, लिखा है, समझा है, उस सबको भूल जाओ एंड इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। नाउ सबसे पहले जानते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये हम क्यों बनाते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये कोई अकाउंट नहीं है, ये कोई लेजर नहीं है, ये एक हमारी स्टेटमेंट है। नॉर्मली क्या होता है, जो मेरा बैंक बैलेंस है, जो हमारा कैश बुक में बैंक बैलेंस होता है, वो बैंक बैलेंस हमेशा हमारे बैंक के रिकॉर्ड से मैच करना चाहिए। आई मीन बैलेंस एज पर कैश बुक वो हमेशा बैलेंस एज पर पासबुक से मैच करना चाहिए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रहा, देयर आर सम इशूज़, कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो मैच नहीं करता एंड जो वो इश्यूज़ होते हैं वही हमारे रिकन्सिलिएशन आइटम्स होते हैं। जब भी हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, हम एक बुक का बैलेंस पकड़ते हैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, कुछ आइटम ऐड करते हैं, कुछ आइटम लेस करते हैं एंड दूसरी बुक के बैलेंस के पास पहुंच जाते हैं। अगर मैं बैलेंस एज पर कैश बुक को लेता हूँ, कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ प्लस माइनस, तो बाद में जो बैलेंस आता है वो बैलेंस मेरा बैलेंस एज पर पासबुक से मैच कर जाता है। अब जब भी मैं कैश बुक बनाता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दोज ट्रांजेक्शन जो बैंक से रिलेटेड होते हैं। वहाँ पर जो कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में आते हैं, वही ट्रांजेक्शन हमारी बैंक की पासबुक के क्रेडिट साइड में आते हैं एंड जो ट्रांजेक्शन हमारे कैश बुक के क्रेडिट साइड में आते हैं, वही ट्रांजेक्शन हमारी बैंक की पासबुक के डेबिट साइड में आते हैं। उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को आपको एक एक करके मैच करना होता है एंड वही आपके रिकन्साइलिंग आइटम्स होते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई लेजर या फिर अकाउंट नहीं है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम ये एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं एंड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मेन पर्पस होता है दोनों बैलेंसेस को रिकन्साइल करना। हमारी कैश बुक में बैंक का कितना बैलेंस है एंड हमारी पासबुक में बैंक का कितना बैलेंस है, उन दोनों बैलेंसेस को रिकन्साइल करना। डिफरेंस के क्या क्या रीजंस होते हैं, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, बट उन रीजंस को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है टाइमिंग डिफरेंस, मतलब कैश बुक में वो ट्रांजैक्शन किसी डेट में लिखा होगा, पासबुक में वो ट्रांजैक्शन कोई और डेट में लिखा होगा। दूसरा रीजन होता है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं बट हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए होते हैं। एंड तीसरा रीजन होता है कुछ गलतियां होती हैं, वो हमसे भी हो सकती हैं एंड वो बैंक से भी हो सकती हैं। ये ब्रॉडली 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारे कैश बुक का बैलेंस एंड हमारी पासबुक का बैलेंस ये मैच नहीं करता। सो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को किस तरह से बनाना है, उन ट्रांजैक्शन, उन डिफरेंसेस को किस तरह से ट्रीट करना है ताकि हम एक बुक का बैलेंस पकड़ें एंड दूसरी बुक के बैलेंस के पास पहुंच जाएं। जब भी आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बैठोगे, ध्यान रखना वो एक पर्टिकुलर डेट पर बनती है। दूसरा, जो कैश बुक में डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन बैंक की पासबुक में क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जो ट्रांजैक्शन कैश बुक के क्रेडिट साइड में होते हैं वो ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट के डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अगला, कैश बुक का डेबिट बैलेंस बिजनेस के लिए फेवरेबल होता है एंड पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बिजनेस के लिए फेवरेबल होता है। नेक्स्ट, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बिजनेस के लिए नेगेटिव होता है एंड पासबुक का डेबिट बैलेंस बिजनेस के लिए नेगेटिव होता है। नाउ अब देखते हैं जो डिफरेंस के रीजंस होते हैं उनको हमें किस तरह से ट्रीट करना है। नाउ आगे चलने से पहले आप एक बात को बैक ऑफ द माइंड हमेशा ध्यान रखना, हमें एक बुक के बैलेंस को दूसरे बुक के साथ मैच करना है कुछ एडजस्टमेंट करके। वो एडजस्टमेंट किस तरह से होंगी वो डिपेंड करता है हम किस बुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने कुछ चेक वेंडर्स को दे दिए हैं एंड उन वेंडर्स ने अभी बैंक में जाकर पैसे नहीं लिए। इस ट्रांजैक्शन की वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, जब मैंने ये ट्रांजैक्शन किया मैंने कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिख दिया, मेरी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। अभी वो उसने बैंक में जाकर पैसे लिए नहीं है, बैंक का बैलेंस अभी भी ज़्यादा है। अगर मैं कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को मुझे ऐड करना पड़ेगा, मैं तभी पासबुक के बैलेंस से मैच कर पाऊंगा, अदरवाइज वो मैच नहीं होगा। एंड ऐसे ही अगर मैं पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहा हूँ तो मेरी पासबुक का बैलेंस तो ऑलरेडी ज़्यादा है, कैश बुक का बैलेंस कम है, मुझे पासबुक के बैलेंस से इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को माइनस करना पड़े, तभी ये मेरे कैश बुक के बैलेंस से मैच होगा। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। हमारे किसी क्लाइंट ने हमें चेक दिया, हमने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, कैश बुक में बैलेंस बढ़ा लिया एंड उस चेक को हमने बैंक में जमा कर दिया।
नॉर्मली 2-3 दिन लगते हैं उस पैसे को आपके बैंक अकाउंट में आने में। अब आपने चेक तो ले ली, बैंक में भी जमा कर दी, कैश बुक में बैलेंस बढ़ा लिया, बैंक में पैसे आए नहीं, बैंक में बैलेंस कम है। अगर आप कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हो, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी आप पासबुक के बैलेंस पर पहुंचोगे। एंड ऐसे ही अगर आप पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहे हो तो आपको इस ट्रांजैक्शन को ऐड करना पड़ेगा, तभी आप कैश बुक के बैलेंस पर पहुंचोगे। अगला ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, हमें पता ही नहीं। हमें तो तब पता चलेगा ना जब हम बैंक स्टेटमेंट को देखेंगे। तो उस ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने कैश बुक में नहीं की। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? हमारी कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। अब अगर मैं कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहा हूँ तो इस अमाउंट को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी मैं पासबुक के बैलेंस तक पहुँचूंगा, अदरवाइज मैं कभी नहीं पहुँचूंगा। एंड ऐसे ही अगर मैं पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहा हूँ तो मुझे उस अमाउंट को लेस करना पड़ेगा, तभी मैं कैश बुक के बैलेंस पर पहुँचूंगा, अदरवाइज मेरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। अगला, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। जब भी बैंक कोई चार्जेस काटता है तो वो सीधे अपनी स्टेटमेंट में डेबिट कर देता है। एंड हमें कब पता चलता है? जब हम उस बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से क्या हुआ? बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए हैं, बैंक की पासबुक में बैलेंस कम हो गया है, हमारी कैश बुक में अभी भी बैलेंस वो ज़्यादा है। अगर मैं पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहा हूँ, मुझे ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज मेरी कैश बुक का बैलेंस तो ज़्यादा है ना। एंड अगर मैं कैश बुक के बैलेंस को लेकर चल रहा हूँ तो इस अमाउंट को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तभी मैं पासबुक के बैलेंस पर पहुँचूंगा। अगला, इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कई बार क्या होता है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स करी होती है जिनका इंटरेस्ट वो सीधे बैंक अकाउंट में चला जाता है। ऐसे ही अगर हमने कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है तो जब भी डिविडेंड्स मिलते हैं वो सीधे बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। हमें कब पता चलेगा? जब हम बैंक स्टेटमेंट को देखेंगे। अभी हमने नहीं देखा, इंटरेस्ट डिविडेंड मेरे बैंक में आ चुका है, मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है, मेरी कैश बुक का बैलेंस अभी नहीं बढ़ा। अगर मैं कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहा हूँ, मुझे इस अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा, तभी मैं पासबुक के बैलेंस पर पहुँचूंगा। बट अगर मैं पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहा हूँ, मुझे इस अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा, तभी मैं कैश बुक के बैलेंस पर पहुँचूंगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। कई बार हम बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, वो EMIs भी हो सकती हैं, वो इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, इस तरह के कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। बैंक सीधे हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर देता है। एंड जब बैंक पेमेंट करेगा तो पासबुक का बैलेंस तो कम हो गई। हमें कब पता चलेगा? जब हम पासबुक को देखेंगे। इस ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस वो कम है, कैश बुक का बैलेंस अभी हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया, ज़्यादा है। अगर मैं कैश बुक के बैलेंस को लेकर जा रहा हूँ, मुझे ये माइनस करना पड़ेगा। एंड अगर मैं पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहा हूँ तो मुझे इस अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट मेड इनटू बैंक बाय कस्टमर। कस्टमर ने सीधे मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए, मुझे पता ही नहीं। इस वजह से क्या हुआ? मेरी पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, कैश बुक का बैलेंस कम है। अगर मैं कैश बुक का बैलेंस लेकर जा रहा हूँ तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। एंड अगर मैं पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहा हूँ तो मुझे उस अमाउंट को लेस करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है बिल डिसऑनर का। जब भी कोई बिल डिसऑनर होता है तो बैंक वो सीधे मेरे अकाउंट से पैसे काट लेता है। एंड अगर कोई बिल डिसऑनर हुआ है, दैट मीन्स बैंक ने सीधे पैसे काट लिए हैं, बैंक का बैलेंस मेरा कम हो चुका है। मुझे कब पता चलेगा? जब मैं बैंक स्टेटमेंट देखूंगा। अभी मैंने नहीं देखा तो मेरे कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है। अगर मैं कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहा हूँ BRS के लिए तो मुझे उस ट्रांजैक्शन को माइनस करना पड़ेगा। एंड अगर मैं पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहा हूँ तो मुझे उस अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक। इस केस में क्या होता है? सीधे मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, मेरी पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है, मेरी कैश बुक में बैलेंस कम होता है। मैं कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहा हूँ, ऐड करना पड़ेगा, पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहा हूँ, माइनस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ गलतियों की। मैंने अपने वेंडर को 1,000 रुपये की चेक दे दी, बट जब मैं उसकी एंट्री करने गया तो कैश बुक में मैंने 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी, 1,000 की जगह 10,000 रुपये दिखा दिए अपनी कैश बुक में। चेक कितने का था? 1,000 रुपये का। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? मैंने अपनी कैश बुक में ज़्यादा पेमेंट दिखा दी, मेरी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। कस्टमर ने बैंक से पैसे लिए होंगे 1,000 रुपये, बैंक का बैलेंस ज़्यादा होगा 9,000 रुपये से। तो 9,000 रुपये अगर मैं कैश बुक का बैलेंस लेकर चलूँगा तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, पासबुक का बैलेंस लेकर चलूँगा मुझे लेस करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई एक रिसीट है
मैंने अपनी कैश बुक में 2 बार दिखा दी, मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया, पासबुक में तो कम है। कैश बुक से चलूँगा मुझे माइनस करना पड़ेगा, पासबुक से चलूँगा ऐड करना पड़ेगा। कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि कास्टिंग। कैश बुक की क्रेडिट साइड 100 रुपीज़ से कम कास्ट हुई है, मतलब जब हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड को टोटल किया तो 100 रुपीज़ कम टोटल किया। क्रेडिट साइड मैंने 100 रुपये कम पेमेंट दिखाई। अगर कम पेमेंट दिखाई दैट मीन्स मेरी कैश बुक का बैलेंस वो 100 रुपये ज़्यादा दिख रहा होगा, पासबुक का बैलेंस 100 रुपये कम दिख रहा होगा। अगर मैं कैश बुक से चलता हूँ मुझे वो अमाउंट लेस करना पड़ेगा, पासबुक से चलता हूँ वो अमाउंट मुझे ऐड करना पड़ेगा। ऐसी ओवरकास्टिंग होती है। सपोज मेरी कैश बुक की डेबिट साइड वो 1000 रुपीज़ से ओवरकास्ट हो गई, मतलब मेरी जो रिसीट्स हैं मैंने 1000 रुपये से ज़्यादा दिखाई हैं। अब मेरी कैश बुक ज़्यादा दिख रही है, पासबुक कम है। कैश बुक के बैलेंस से चलूँगा मुझे वो अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, पासबुक का बैलेंस लेकर चलूँगा वो अमाउंट मुझे ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरी कैश बुक की डेबिट साइड वो 5000 रुपये से अंडरकास्ट हुई है, मतलब मेरी डेबिट साइड कम हुई है। दैट मीन्स मेरी कैश बुक का बैलेंस ये कम है, मेरी पासबुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा होगा। कैश बुक का बैलेंस लेकर चलूँगा BRS में तो मुझे वो अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, एंड पासबुक की बैलेंस से चलूँगा तो वो अमाउंट मुझे लेस करना पड़ेगा। ये कुछ ट्रांजैक्शंस, ये कुछ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस थे, पॉसिबल रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा कैश बुक एंड पासबुक में डिफरेंस आता है। एंड यही रीज़न है जो प्लस माइनस होते हैं एंड हमारी एक बुक का बैलेंस दूसरी बुक के बैलेंस के साथ मैच कर जाता है। अब क्वेश्चन आता है, अगर मैं कैश बुक का बैलेंस लूँ तो ऊपर पॉजिटिव लिखूँ, नेगेटिव लिखूँ, क्या लिखूँ? सी, अगर आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो आप ऊपर नेगेटिव नहीं लिखोगे, आप सिंपल अमाउंट लिखोगे, पॉजिटिव अमाउंट है वो। अगर आपकी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है वो आपके लिए पॉजिटिव अमाउंट है, वहाँ पर आपको माइनस नहीं लिखना, फेवरेबल अमाउंट है वो। ऐसे ही अगर आपकी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है वो आपके लिए अनफेवरेबल अमाउंट है, ऊपर अमाउंट शुरू करोगे नेगेटिव। ऐसे ही अगर आपकी पासबुक का डेबिट बैलेंस है वो भी आपके लिए अनफेवरेबल बैलेंस है, जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो सबसे ऊपर वो अमाउंट आप नेगेटिव में लिखोगे। आगे हम इसके बारे में बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी जो हमने 10-11 रीजंस डिस्कस किए हैं उनको आप प्रैक्टिकली मत करो, सिर्फ सोचो, कंसीडर करो। मैं बैठ के रिकंसिलिएशन कर रहा हूँ, सिर्फ सोचना है आपको। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो लाइफ में कभी भी आपका बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन ये कभी भी गलत नहीं होगा। सिर्फ सोचो, इस वीडियो को देखो, बार बार देखो, जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तब तक देखो। एक बार समझ में आ गया तो जब भी आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर को रिवाइज करने बैठोगे 5-10 मिनट से आपको कभी भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। जाने से पहले आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप इमेजिन करो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट में तो रिकॉर्डेड हैं बट हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, एंड कैश बुक का बैलेंस ही मेरे फाइनल अकाउंट के बैलेंस में जाता है, उसी के बेसिस पर मेरी बैलेंस शीट बनती है। तो अगर कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, अगर कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट में तो हैं बट हमने रिकॉर्ड नहीं किए, क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वो सही होगा, मेरी बैलेंस शीट वो सही होगी? नहीं। एंड अगर आप रियल लाइफ में इस तरह के ट्रांजेक्शन को एक रिकंसाइलिंग आइटम की फॉर्म में लेकर जा रहे हो जो बैंक में तो हैं बट आपने नहीं रिकॉर्ड किए, माइंड इट, आपका जो बॉस है वो आपको काफ़ी सुनाएगा। एंड इस तरह की प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं, एक जो मेरा कैश बुक का बैलेंस है हम उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस की जो अभी बैंक स्टेटमेंट में तो हैं बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए बट रिकॉर्ड होने चाहिए। तो उसके बाद जो एडजस्टेड बैलेंस आता है उसके बाद हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।